गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल रेगनार नर्सिंग क्लासेस में। तो डियर नर्सिंग कैंडिडेट्स, आज की जो ये न्यूज़ आप लोगों के लिए रहने वाली है, आप सबने देख भी लिया होगा कि नोरसेट 7 जिन बच्चों का ड्रीम है एम्स में जॉब करना, या आप चाहते हो कि मैम एम्स हमारा ड्रीम है, ड्रीम गोल है, एम्स बठिंडा, एम्स दिल्ली, इन सारी जगह पे अगर आप चाहते हो कि मैम हम एम्स में जॉब करना चाहते हैं, 70 से 80 हज़ार की जो सैलरी है वो आप लेना चाहते हैं, तो भाई आज ही ज्वाइन कर सकते हैं अपनी इस एकेडमी रेगनार नर्सिंग क्लासेस को। 7015849619 पे कॉल करके मैसेज करके। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज का अपना जो ये वीडियो रहने वाला है। ये रहेगा भाई स्पेशल बाबा फरीदकोट आरआरबी नोरसेट 7 की वैकेंसीज़ के लिए। तो ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन अभी रिलीज़ हुआ है नोरसेट का। जिस भी कैंडिडेट ने अभी तक नहीं देखा है वो देख लीजिएगा, वेबसाइट पे ऑलरेडी डाल दिया गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, विच न्यूमरेटर इज़ यूज्ड इन कंप्यूटिंग द क्रूड डेथ रेट। क्रूड डेथ रेट को डिटेक्ट करने के लिए आप न्यूमरेटर क्या रखते हो जब आप क्रूड डेथ रेट निकालते हो? डेथ रेट। तो टोटल पॉपुलेशन आएगी पिछले साल की, नहीं मैम, मिड ईयर पॉपुलेशन, नंबर ऑफ बर्थ कितने हैं, नेक्स्ट है नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग द ईयर, क्या लोगे यहाँ पे? तो भाई टोटल नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग द ईयर इज द न्यूमरेटर। एक होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे न्यूमरेटर क्या रहेगा कि कितनी नंबर ऑफ डेथ हुई है उस साल के अंदर, दैट इज द न्यूमरेटर ऑफ द क्रूड डेथ रेट। इट इज़ बेटर टू काउंट द पल्स रेट व्हेन इट इज़ इरेगुलर। अगर आपने किसी भी पेशेंट का वाइटल साइन चेक किया है और उस वाइटल साइन को चेक करते टाइम आपने देखा कि पेशेंट की जो हार्ट रेट आ रही है वो भाई पल्स रेट जो है वो इरेगुलर है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो रेडियल पल्स चेक करनी चाहिए फुली 1 मिनट तक, एपाइकल पल्स चेक करनी चाहिए फुल 1 मिनट तक, रेडियल पल्स चेक करनी चाहिए 30 सेकेंड तक, और एपाइकल पल्स चेक करनी चाहिए 30 सेकेंड के लिए। तो हमें क्या करना चाहिए भाई? पेशेंट की, आपको पता है सबसे रिलायबल डाटा ये वाली पल्स देगी जो कि हमारे हार्ट के सबसे ज़्यादा करीब है। तो आपको एपाइकल पल्स पूरी 1 मिनट के लिए चेक करनी है, ना कि 15 सेकंड के लिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मोस्ट कॉमनली हॉस्पिटल में जो आप पल्स चेक करते हो वो कौन सी करते हो? तो मोस्ट कॉमनली अपने क्लिनिकल एरिया के अंदर हम लोग करते हैं रेडियल पल्स चेक। अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस इन द एज ऑफ 6 मंथ टू 5 ईयर ऑफ चिल्ड्रंस। तो आप बताइएगा भाई, वर्चुअली इरेडिकेटेड बाय इफेक्टिव वैक्सीन इज, जिसको क्या कर दिया गया है, अब इरेडिकेट कर दिया गया है इफेक्टिव वैक्सीन का यूज़ करके। ऐसा कौन सा बैक्टीरियल कोज है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जो है 5 साल तक के बच्चों के अंदर कोज पूछा गया है आप लोगों से, तो कौन होता है भाई? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, जिसको वैक्सीन के थ्रू इरेडिकेट भी किया गया है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्स एडवाइस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अ फीमेल पेशेंट। इनमें से कौन सी एडवाइस है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी फीमेल पेशेंट के लिए जो लिथियम ले रही है, जिसको मेनिक एपिसोड्स आ रहे हैं, मेनिया का एपिसोड आ रहा है और वो पेशेंट ले रहा है क्या भाई? लिथियम। आंसर कीजिएगा फटाफट से। वेरी गुड। तो देखिएगा भाई, यहाँ पे आपसे पूछा गया लिथियम वाला पेशेंट क्या करेगा। सेम क्वेश्चन BFUHS में भी आया था कि पेशेंट लिथियम ले रहा है, लिथियम के लिए आप कौन सी इंस्ट्रक्शन है जो सबसे ज़्यादा पेशेंट को फॉलो करने के लिए बोलोगे? ठीक है, यही क्वेश्चन आया था पेपर के अंदर। तो अब यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, कोई पेशेंट है जो लिथियम ले रहा है और मेनिक एपिसोड्स आ रहे हैं उसको, तो उसको क्या ध्यान रखना है? पहला ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे दिया गया है, शी विल नीड टू मेंटेन हर हाइड्रेशन टू अवॉइड लिथियम टॉक्सिसिटी। अगला है, स्टे इन द शेड व्हेन शी वॉक, कि उसको शेड में रहना चाहिए जब वो चलता है।
स्टॉप वॉकिंग कर देना चाहिए उसको, कंटिन्यू हर एक्सरसाइज, बिकॉज लिथियम टॉक्सिसिटी इज़ वेरी रेयर। तो देखो भाई, उसको डिहाइड्रेटेड नहीं होना है, उसको अपना हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन करके रखना है, क्योंकि जितना ज़्यादा हाइड्रेशन मेंटेन करके रखोगे बॉडी के अंदर सोडियम भी रहेगा, और अगर सोडियम बॉडी से निकल के बाहर चला गया तो लिथियम की क्या हो जाएगी, टॉक्सिसिटी हो जाएगी। दैट्स वाई हमें पेशेंट का हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन करके रखना है। आपके बाबा फरीदकोट के पेपर के अंदर क्वेश्चन जो पूछा गया था वो आया था कि आप पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्ट करोगे, तो एक्स्ट्रा कोई साल्टी डाइट लेने के लिए नहीं बोलेंगे, एक्स्ट्रा साल्ट लेने के लिए नहीं बोलेंगे, वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिशनल डाइट लेने के लिए बोलेंगे जो पेशेंट ऑलरेडी ले रहा है। What is the color coding of the bag used in the hospital to dispose of the human anatomical waste? कौन सी कलर कोडिंग यूज़ करोगे बैग की जो कि आप हॉस्पिटल में यूज़ करते हो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए? ब्लैक कलर, ब्लू कलर, रेड कलर, येलो कलर, बताइएगा कौन सी कलर कोडिंग आप यूज़ करते हो बैग की हॉस्पिटल वेस्ट डिस्पोज करने के लिए? तो ह्यूमन एनाटॉमिकल और एनिमल एनाटॉमिकल जो वेस्ट होता है उसके लिए हम येलो वाला यूज़ करते हैं। अगला है एक्सेसिव हीमोलाइसिस। अगर ज़्यादा हीमोलाइसिस हो रहा है तो उसकी वजह से कौन सा सब्सटेंस बॉडी के अंदर डिपॉजिट होगा, कौन सा सब्सटेंस बॉडी के अंदर डिपॉजिट होगा अगर एक्सेसिव हीमोलाइसिस हो रहा है तो? हीम, ग्लोबिन, बिलिरुबिन और मिनरल्स। तो भाई आपको पता है जब क्या टूटती हैं, हमारी ब्लड सेल्स टूटती हैं, तो क्या होगा भाई, एक साइकिल चलता है पूरा का पूरा, जिससे हीम और ग्लोबिन दो कंपोनेंट के अंदर क्या हो जाता है, हमारा हीमोग्लोबिन कन्वर्ट हो जाता है। हीम जो है वो बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा भाई, रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, लेकिन ग्लोबिन जो है वो टूट जाता है, ठीक है ना। क्या होगा, वो टूटेगा, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होगा, और आपको पता है उससे बिलीवर्डिन बनेगा, फिर क्या बनेगा, बिलिरुबिन बनेगा। तो जितना ज़्यादा आरबीसी टूटेंगी उतना ज़्यादा क्या बनता है, बॉडी के अंदर एक्यूमुलेशन होता है बिलिरुबिन का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, द साइट ऑफ ग्रोथ इन द लेंथ ऑफ द लॉन्ग बोन इज। आपको ये बताना है कि जो लॉन्ग बोन्स होती है उनकी जो लेंथ बढ़ती है या साइज ग्रो करता है वो कहाँ से बढ़ता है? बोन मैरो, डाइफाइसिस, एपिफिजियल प्लेट और पेरियोस्टियम। तो भाई कहाँ से बढ़ता है, वो बढ़ता है एपिफिजियल प्लेट से। कहाँ से बढ़ता है, एपिफिजियल प्लेट से बढ़ता है। अगला है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कैन द नर्स इंक्रीज द कंफर्ट ऑफ अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम अपेंडिसाइटिस। कौन सा फॉलोइंग यहाँ पे कारण है जो कि नर्स के अंदर इंक्रीज करेगा कंफर्ट जोन को, अगर उसको क्या हो रहा है भाई, वो सफ़र कर रही है अपेंडिसाइटिस से। अगर कोई मरीज़ है वो अपेंडिसाइटिस से सफ़र कर रहा है तो आप उसका कंफर्ट लेवल कैसे बढ़ा सकते हो? उसको लेफ़्ट साइड में लाई करवाओगे, बेंड करोगे पेशेंट की राइट नी को। नेक्स्ट है, मेक द पेशेंट सिट अपराइट इन ऑन अ चेयर। नेक्स्ट है, पेशेंट को कम्प्लीटली लाइंग डाउन में रखोगे। तो भाई सिटिंग अपराइट में कोई सांस की बीमारी तो है नहीं, कम्प्लीटली लाई डाउन में रखोगे, बेड रेस्ट दोगे या लेफ़्ट साइड में? नहीं। आपको पता है नी बेंड करने से पेशेंट को क्या मिलेगा, पेन से रिलीव मिलता है ना। तो वो जो अपनी जो अपेंडिसाइटिस वाला पेशेंट है वो अपनी नीज़ को क्या करके रखता है भाई, फ्लेक्शन में करके रखता है, ठीक है, नी बेंड करके रखता है। आंसर विल बी बी। और क्या नहीं करना, किसी भी टाइप का हॉट पैक नहीं लगाना, ना ही अनीमा देना है। हॉट पैक एंड अनीमा ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं, ठीक है। एक बार शेयर कर दो वीडियो को। और जो भी बच्चे BFUHS और नोटसेट 7 RRB की तैयारी करना चाहते हैं, जल्द ही आपको GMCH का भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा भाई, तो बिल्कुल भी कमी ना डालें। ये वो जो टाइम है, ये आपका फिर से एक बार बाढ़ आएगी आप लोगों के लिए यहाँ पे वैकेंसीज़ की। DSSB का एग्ज़ाम आप लोग दोगे, बाबा फरीदकोट का पेपर आ चुका है, हरियाणा CHO की वैकेंसीज आने वाली हैं, नोटसेट 7 का नोटिफिकेशन आ गया है, ठीक है ना। तो अब आप लोगों की बारी है भाई
कि ज़ोरदार प्रिपरेशन करो और एक एग्ज़ाम ज़रूर निकालना है आपको। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेडिकल इंटरवेंशन कॉल्ड इन विच इन ऑर्डर टू हेल्प द पेशेंट्स दे अचीव अ सेंस ऑफ इंटीग्रिटी। कौन सा मेडिकल इंटरवेंशन है जिसके अंदर आप क्या करते हो भाई, हेल्प करते हो पेशेंट्स को ताकि वो क्या कर पाएँ, अपनी सेंस ऑफ इंटीग्रिटी को अचीव कर पाएँ। Thinking about the past experiences and incorporate those experience to encourage self-esteem and self-esteem। अच्छा, ये डबल टाइम हो गया है। तो बताओ कौन सी ऐसी मेडिकल इंटरवेंशन लोगे जिसके कारण आप हेल्प कर पाओ पेशेंट्स की, जिसके कारण पेशेंट को सेंस ऑफ इंटीग्रिटी फील हो। ऐसा क्या करोगे आप? सेल्फ एक्सप्लोरेशन करवाओगे, स्पोर्टिव कन्फर्टेशन दोगे, या फिर लॉन्ग सट यूज़ करोगे, या मेमोरीज को एंड करवाओगे। तो यहाँ पे देखो साथ में ये जो ना, यहाँ तक ये जो क्वेश्चन है ये भी इसके साथ में ही है भाई, कि सोचना किसके बारे में, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में, और कॉर्पोरेट करना उन एक्सपीरियंस के साथ में, ताकि आप पेशेंट, मैं आपको बोल दूँ कि आपकी लाइफ में पहले कोई भी ऐसे इवेंट्स हुए हैं जो आपको मोटिवेशन दे, आप उन चीज़ों के बारे में सोचो, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है भाई मेमोरीज। क्या कहलाता है? दैट इज़ द मेमोरीज। नेक्स्ट है भाई, विच आर्टरी सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द स्टमक। स्टमक को कौन सी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है? ये क्वेश्चन बाबा फरीदकोट के पेपर में भी रिपीट हो चुका है। तो यहाँ पे आपको पता है सीलियक आर्टरी जो है वो मेन है। काफ़ी बच्चे गैस्ट्रिक आंसर करेंगे, बट सीलियक इज़ द मेन, सीलियक की ब्रांच है गैस्ट्रिक आर्टरी। अगर यहाँ पे सीलियक आर्टरी नहीं होता तो आपका आंसर जाता गैस्ट्रिक आर्टरी। अगला है, इन अ न्यू बोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म दैट कॉजेज प्री मैच्योर डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज। ऐसा कौन सा इनबोर्न एरर है मेटाबॉलिज्म का जिसके अंदर प्री मैच्योर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है? ऐसा कौन सा एंजाइम है जिसकी डेफिशिएंसी के कारण आरबीसी डिस्ट्रक्ट होती हैं? तो भाई दैट इज़ द G6PD। इसकी डेफिशिएंसी के कारण क्या होता है भाई, एक इनबोर्न एरर देखने को मिलता है मेटाबॉलिज्म का, जिसमें आरबीसी का बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, हीमोलाइसिस होता है। विविड ड्रीमिंग अकरिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ स्लीप। ये क्वेश्चन आया था ESIC के अंदर अभी 2024 में। ड्रीम कौन सी स्टेज में आते हैं भाई? तो REM स्टेज के अंदर आपको क्या देखने को मिलते हैं? विविड ड्रीमिंग देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, हीमोफीलिया बी इज द डेफिशिएंसी ऑफ। हीमोफीलिया बी किसकी डेफिशिएंसी से होता है? तो फैक्टर नंबर 8 की वजह से होता है भाई ए, और बी होता है फैक्टर नंबर 9 की कमी की वजह से। अगला है, इन द ट्यूबरकुलिन टेस्ट द एरिया ऑफ इंड्यूरेशन इज मेजर्ड आफ्टर। तो जो एरिया ऑफ इंड्यूरेशन है उसको आप कितने टाइम बाद मापोगे? आपने मोन्टेक्स टेस्ट किया है, ट्यूबरकुलिन टेस्ट किया, तो उसके रिजल्ट्स आप कब देखते हो? तो 48 से 72 घंटे के बाद, और मोर देन 10 mm होना चाहिए। कितना होना चाहिए? मोर देन 10 mm। शेयर कर दो एक बार वीडियो को। द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ द ब्लड कोएगुलेशन इज। जब ब्लड का थक्का जमता है तो उस टाइम पे सबसे लास्ट प्रोडक्ट कौन सा होता है उसका, ब्लड कोएगुलेशन की प्रोसेस का? तो फाइब्रिन भाई। कौन भाई? फाइब्रिन, जो कि लास्ट देखने को मिलता है। माइल्ड हाइपोयूरीमिया, हाइपोथर्मिया आएगा यहाँ पे। क्या आएगा भाई यहाँ पे? ये ठीक कर लीजिएगा, इट इज़ द हाइपोथर्मिया, नोट इज़ द हाइपर यूरीमिया। क्या होता है भाई? हाइपर थर्मिया होता है। तो हाइपोथर्मिया बताना है। माइल्ड हाइपोथर्मिया क्या होता है? दैट इज़ लेस देन 36.5 to 36। अगर 36.5 से आपका टेम्परेचर कम है बच्चे का, दैट इज़ द माइल्ड हाइपोथर्मिया। और यही क्या कहलाता है? साइलेंट किलर कहलाता है। कोलैप्स ऑफ एल्वोलाई इज प्रिवेंटेड बाय। आप एल्वोलाई की कोलैप्सिंग को प्रिवेंट कर सकते हो कैसे? बाय प्लूरल फ्लूइड, म्यूकस, या सीलिया, या सरफेक्टेंट देके।
तो भाई सर्फेक्टेंट अगर आप पेशेंट को एडमिनिस्टर कर रहे हो, एक प्रॉब्लम भी आती है RDS, ठीक है, जिसके अंदर सर्फेक्टेंट की कमी हो जाती है तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम देखने को मिलता है। इसको बोला जाता है सर्फेक्टेंट से आप क्या कर सकते हैं, एक टाइप का ग्रीस होता है जो आपके लंग्स के लिए क्या करता है भाई, काम करता है। एक्सीडेंटल हैमरेज इज ऑल्सो नोन एज, एक्सीडेंटल हैमरेज को क्या बोलेंगे, सर्कमवेलेट प्लेसेंटा, एब्लेशिया प्लेसेंटा, वेजा प्रीविया, प्लेसेंटा प्रीविया। एक्सीडेंटली हैमरेज होने लग गया तो इसको क्या बोलेंगे, तो एक टर्म है जो कि अनदर वे में यूज की जाती है। आंसर करो। वेरी गुड। तो भाई इसी को बोलते हैं प्लेसेंटल अब्रप्शन या बोलते हैं अब्रप्शियो प्लेसेंटा। एक टाइप होता है किसका भाई, अब्रप्शियो प्लेसेंटा का, जिसको बोलते हैं हम लोग एब्लेशिया प्लेसेंटा, एब्लेशन प्लेसेंटा या प्लेसेंटा अब्रप्शन। ये एक रेयर कंडीशन होती है लेकिन सीरियस कंडीशन होती है बहुत ही ज़्यादा। वैसे आपको एक्सीडेंटल हैमरेज के नाम से नहीं आता, एब्लेशिया प्लेसेंटा के नाम से आता है, जिसके अंदर क्या हो जाता है भाई, सीरियस कंडीशन होती है, जिसके अंदर क्या देखने को मिलता है भाई, प्लेसेंटा जो है वो बिफोर बर्थ ही क्या हो जाता है, सेपरेट होने लगता है। ये पार्शियली और कंप्लीट भी हो सकता है, बेबी को प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, ना ही ऑक्सीजन पहुंच पाती है। कॉन्स्टेंट प्रेजेंस ऑफ अ डिजीज और एन इन्फेक्शियस एजेंट, कंटिन्यूसली कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट आपकी कम्युनिटी के अंदर प्रेजेंट है और पॉपुलेशन ग्रुप में प्रेजेंट है तो आप उसको क्या बोलोगे, दैट इज़ द एंडेमिक। कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट है, वो लंबे टाइम से प्रेजेंट है आपकी कम्युनिटी के अंदर। एक यहाँ से भी टर्म पूछी जाती है पेपर में, इसको बोलते हैं एंडेमिक। अगर मैं यही लिख दूँ कि अनयूजुअल अक्रेंस हो रहा है, अनयूजुअल केसेस देखने को मिल रहे हैं पेशेंट्स के, तो ये कहलाएगा एपिडेमिक। मतलब जितने केसेस आपने सोचे थे उससे ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए। कल ऐसा ही सेम क्वेश्चन किया था जिसमें बोला गया था नोजोकोमियल इन्फेक्शन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हो भाई, हैंड वॉशिंग करना है हर प्रोसीजर से पहले, बाद में पेशेंट को हाथ लगाने से पहले और पेशेंट को हाथ लगाने के बाद, प्रोसीजर करने से पहले और प्रोसीजर करने के बाद। अगला क्वेश्चन है, एक 40 ईयर क्लाइंट है, एडमिट किया गया है, डायग्नोसिस ऑफ डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर का है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन स्पॉट द डायग्नोसिस, इनमें से कौन सा डायग्नोज है जिसको आप स्पॉट करोगे, डिल्यूजन और फॉर बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर एविल वर्ल्ड, नेक्स्ट है भाई डिल्यूजन ऑफ बीइंग किल्ड, नेक्स्ट है डिल्यूजन ऑफ बीइंग कनेक्टेड टू अ क्लाइंट अनरिलेटेड टू वन सेल्फ, डिल्यूजन ऑफ बीइंग हाईली फेमस, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर। अभी क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, किसका, ESIC के अंदर मेनिया पेशेंट के लिए शायद पूछा गया था क्वेश्चन कि कौन सा डिल्यूजन मोस्ट कॉमन होता है। तो आपको पता है भाई डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर में पेशेंट सोचता है कि मैं बहुत ज़्यादा फेमस हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, मेरे बिना कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना, सारी चीज़ें मेरे चारों ओर ही हैं। नेक्स्ट है द कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन, सेम क्वेश्चन BFUHS नर्सिंग ट्यूटर के एग्जाम में लग चुका है ये। तो 4 कार्डिनल साइन पूछे हैं इन्फ्लामेशन के, दैट इज क्या क्या होते हैं भाई, देखो पेन होता है, पेन होता है, पेन होता है, यहाँ पे पेन नहीं है, डिस्कम्फर्ट नहीं आएगा। आपको पता है कोल्ड फील नहीं होता, हीट फील होती है, तो हीट फील होती है, यहाँ पे भी कोल्ड है, ये भी गया, तो एक ही बच गया, पेन, हीट, रेडनेस, स्वेलिंग, है ना क्वेश्चन। अच्छा, कौन से ईयर के अंदर पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, शेयर कर दो वीडियो को एक बारी, ठीक है ना। तो कब शेयर किया गया था भाई, 1995 के अंदर पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो था वो लॉन्च किया गया था। कल के लिए क्वेश्चन है आप सभी के लिए, आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का। लिम्फेटिक फ्लूइड भरा हुआ है कहाँ पे, प्लूरल स्पेस के अंदर, क्योंकि थोरेसिक डक्ट जो थी वो लीक हो गई, तो इसको क्या बोलेंगे,
ये सारे कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा, ठीक है। जो भी बच्चे BFUHS स्टाफ नर्स, नोट सेट 7, RRB नर्सिंग ट्यूटर एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप भी नंबर पे कॉल करके मैसेज करके रैंक के साथ सिलेक्शन ले सकते हैं। भाई अब टाइम आ गया है पढ़ने का, कमर कस लो और बैठ जाओ अब कॉपी पेन लेके, जिन्होंने अब तक पढ़ना शुरू नहीं किया है, क्योंकि आपका संघर्ष जो है ना भाई वही डिसाइड करेगा आपके सिलेक्शन को, और कुछ भी नहीं है जो सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है। ओके, थैंक यू सो मच।